हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। तो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं। तो अब आपका जो पेपर है वो है आपका पेपर थर्ड। तो पेपर थर्ड के मैं आपके लिए यहाँ टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हम इनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। साथ में हम आज पूरे दिन अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे हमारा कल का पेपर अच्छा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स चलिए, आज हम अपना पेपर थर्ड जो हमारा है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम अच्छे से अपना सॉल्व कर लेते हैं। लीडरशिप आप समझ सकते हैं कि लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध करना। तो क्या है ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के निर्देश एवं प्रबंधन, ठीक है। चलिए अब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अपने इस पेपर को। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पेपर की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेतृत्व शब्द जो है वो आपका किसका बोध कराता है? अनुकरणीयता का, पालन करने का, आदेश देने का, या फिर आज्ञा पालन करने का। अब आप ही बताइए कि जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व का मतलब होता है हमारा सीधा सा कि किसी चीज़ का नेतृत्व करना। नेतृत्व कौन करना? जैसे कि नेतागिरी। नेतागिरी मतलब एक लीडर बनना, एक प्रमुख ऊंचे पद पर रहना, ठीक है। वो क्या, तो शब्द जो है इस शब्द की बात कर रहे हैं। तो ये जो शब्द है ये किस चीज़ का बोध कराएगा? ये बोध कराएगा हमेशा किसी दूसरे पर हुक्म करने का, ठीक है। तो ये बोध जो कराता है, देखिए, आदेश देने का बिल्कुल नहीं कराएगा, साथ में आज्ञा पालन का नहीं होगा, पालन करने का नहीं होगा, ये होगा आपका अनुकरणीयता का। क्योंकि हम लोगों के द्वारा दिए गए मतलब उनके नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं, ठीक है, जैसा वो हमें बनाते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुकरणीयता, ठीक है। चलिए हमारा अगला है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो नेतृत्व की जो प्रभावशीलता मतलब है कि नेतृत्व किस पर प्रभाव अपना अधिक डालता है। तो देखिए क्या है, हमारे ऑप्शन है अनुमान पर, अनुयायियों की संख्या पर, नेतृत्वकर्ता की संभाषण कला पर, या फिर उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो नेतृत्वकर्ता की जो प्रभावशीलता है, प्रभावशीलता जो निर्भर करती है वो आपकी निर्भर करती है अनुयायियों की संख्या पर। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा वोटर होते हैं वही पार्टी हमें जीतती दिखाती है, जिसकी रैली में ज़्यादा भीड़ होती है वही पार्टी हमें जीतती दिखाती है। इससे पता लगता है कि अनुयायियों की जो संख्या है उससे हमें पता चलेगा कि इस नेता में कितना पावर है, ठीक है। तो यही होती है हमारी नेतृत्वकर्ता की प्रभावशीलता, मतलब उसके प्रभाव से लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि वर्तमान समय की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुयायियों की संख्या अधिक है, इसीलिए तो हर बार उनकी सरकार बन जाती है। तो उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि अनुयायियों की संख्या अधिक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि फॉलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं। बात कर रहे हैं यहाँ हम फॉलेट की। तो फॉलेट महोदय जो थी, इन्होंने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं, इस बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं, साथ में हम इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो फॉलेट ने जो नेतृत्व महोदय, फॉलेट ने नेतृत्व मतलब नेतागिरी करने के कितने तत्व बताए हैं, तो उसको देखिए, 5, 3, 4, या फिर यहाँ नीचे आपका होगा, देखिए आप अगले पेज पर, ये 6। तो कितने होंगे? तो देखिए 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फॉलेट ने जो नेतृत्व के वो तीन प्रकार बताए हैं, 3। अब 3 कौन कौन से बताए हैं? तो देखिए, एक आपका होता है व्यक्ति जनित नेतृत्व, ठीक है, जो व्यक्तियों से बनकर चलता है। एक होता है आपका पद जनित नेतृत्व, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो पद के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। और एक होता है कार्य जनित नेतृत्व, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने कार्य पर ही भरोसा करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो फॉलेट महोदय ने 3 तरीके के नेतृत्व बताए हैं। हम फॉलेट से रिलेट करके हम अगले और क्वेश्चंस को यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम किम्बल यंग की, तो किम्बल यंग ने अपने नेतृत्व के 7 वर्गों में विभाजित किया है। किसको? अपने नेतृत्व को, ठीक है। चलिए अगला हमारा, हाँ देखिए हमारा अगला ही क्वेश्चन आ गया कि किसने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं। तो 7 प्रकार बताए हैं किम्बल यंग ने। किम्बल यंग ने नेतृत्व के 7 प्रकार बताए हैं। 7 प्रकार कौन कौन से? एक तो आपका होता है राजनैतिक नेता,
दूसरा आपका होता है प्रजातांत्रिक नेता, एक होता है आपका नौकरशाही नेता, एक होता है कूटनीतिज्ञ नेता, एक होता है आपका सुधारक नेता, आंदोलक नेता, सिद्धांतवादी नेता। इस तरीके से आपके जो नेता होते हैं वो होते हैं 7 तरीके के, ठीक है। और अगली हम बात करेंगे तो जो बोगार्ट्स महोदय हैं, बोगार्ट्स महोदय ने नेता को 5 वर्गों में विभाजित किया। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। फॉलेट ने 3, किम्बल यंग ने 7, और आपका अगला अगर आता है तो वो है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने बताए हैं कितने, 5 तरीके के नेतृत्व बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, साक्षीय या वैज्ञानिक, सामाजिक अधिशासी तथा मानसिक नेता, पैगंबर, संत, विशेषज्ञ तथा मालिक नेता, एक होता है आपका स्वेच्छाकारी, करिश्माई, पैतृक तथा प्रजातांत्रिक नेता। तो इस तरीके से आपके बोगार्ट्स ने 5 बताए हैं। फॉलेट की बात करेंगे तो 7, फॉलेट ने 3 बताए हैं और किम्बल यंग ने 7 बताई है, ठीक है। चलिए हम अगले अपने पॉइंट पर आ गए हैं। अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। क्या कह रहा है कि किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार है। तो देखिए कौन सा है। एक तो हमें दे रखा है कि राजनीतिक नेता, ठीक है। अगला देकर रखा है हमें प्रजातांत्रिक नेता, और एक दे रखा है हमारा नौकरशाही नेता, एक दे रखा है हमारा आध्यात्मिक नेता। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ की मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ नहीं मिसप्रिंट हो गया है, तो इसमें नहीं एक ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं, ठीक है, नहीं लिखा है। मतलब किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है, तो वो आपका नहीं है आध्यात्मिक नेता। आध्यात्मिक नेता ये किम्बल यंग द्वारा बताए गए नेतृत्व में 7 प्रकारों में ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, आलपोर्ट ने प्रभावी नेता होने में कितने गुणों का वर्णन किया है। अगर हम आलपोर्ट की बात करें तो आलपोर्ट ने जो बताए हैं, आलपोर्ट ने बताए हैं हमारे जो प्रभावी नेता होते हैं उनके अंदर जो गुण होने चाहिए वो 18शील गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए, 18 गुण होने चाहिए, ठीक है। अगला आता है हमारा नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत हैं। तो नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, विशेषता का सिद्धांत, व्यापार व शैली सिद्धांत, अगला हमारा परिस्थितिवश और आकस्मिकता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपके अगर हम बात करें कि नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत है, तो देखिए नेतृत्व जो होता है वो विशेष परिस्थिति में भी हो जाता है, किया जाता है, तो विशेषता का सिद्धांत भी है, ठीक है। उसकी कोई ना कोई विशेषता भी रहती है। अगला हमारा व्यापार व शैली सिद्धांत, बिल्कुल से व्यापार व शैली का भी अपना अपना एक नेतृत्व करता होता है। अगली बात करेंगे हम परिस्थितिवश और आकस्मिकता का सिद्धांत। तो परिस्थिति बस और आकस्मिकता का भी सिद्धांत हमारा होता है, ठीक है। अगर अगली हम यहीं पर बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक और यहाँ आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत है। तो फील्डर आकस्मिकता सिद्धांत ये फ्रेड फील्डर ने दिया। किसने दिया, फ्रेड फील्डर ने दिया, ठीक है। अगला हमारा संप्रेषण है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, संबंध विकास की तकनीक, माध्यम या पथ पर आधारित, या फिर उपरोक्त सभी। बात करें हम अगर अपने संप्रेषण की, तो संप्रेषण जो होता है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। संबंध विकास की तकनीक भी नहीं है। ये क्या है, ये माध्यम या पथ पर आधारित एक युक्ति है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला हमारा है संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। जो संचार प्रक्रिया है, संचार हो रहा है जो उस प्रक्रिया का अंतिम चरण आपका क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा कि अंतिम चरण कौन सा होता है। देखिए संदेश भेजना तो संदेश भेजे ही जाते हैं, संदेश प्राप्त करना तो रिसीवर करता है, और साथ में अवकूटन करता है, मतलब उसे देख परखता है, और साथ में आपका आ जाता है एक प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को ही इंग्लिश में हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक का मतलब है जैसे कि सपोज दैट आपने जब अपनी जब आप बीएड कर रहे होंगे उस समय आपने माइक्रो या मैक्रो टीचिंग की होगी, ठीक है। उस समय टीचर्स ने आपसे फीडबैक लिया होगा, टीचर्स ने या आपके सहपाठियों ने आपको फीडबैक दिया होगा। तो वो फीडबैक कब दिया जाता है, जब आप माइक्रो टीचिंग कंप्लीट कर लेते। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, तो वो आपका होता है प्रतिपुष्टि करना। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है कि संप्रेषण कैसा होता है। संप्रेषण आपका त्रिआयामी होता है, वैज्ञानिक होता है, सार्वभौमिक होता है, या फिर आपका ये सभी होता है। हमसे बात की जा रही है यहाँ संप्रेषण की। तो संप्रेषण जो आपका होता है वो त्रिआयामी वैज्ञानिक नहीं होता, ये सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है ये संप्रेषण जो होता है वो आपका सार्वभौमिक होता है। एक और बात यहाँ बता दें कि संप्रेषण में अगर आपसे मार्ग पूछ ले जाएं तो संप्रेषण जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया में बात करें तो एक इसमें रिसीवर होता है और एक इसमें सेंडर होता है। मतलब एक प्राप्तकर्ता होता है
और एक ग्राही और एक ग्राही दाता होता है और एक दाता होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है संप्रेषण है। तो संप्रेषण है, संप्रेषण क्या है हमारा? कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कला एवं विज्ञान है हमारा क्या? संप्रेषण हमारा दोनों है, कला एवं विज्ञान। ठीक है, अगला हमारा है संप्रेषण शब्द बना है। तो संप्रेषण शब्द की अगर हम बात करें तो संप्रेषण शब्द को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब कम्युनिकेशन कहते हैं तो संप्रेषण जो है वो कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, कम्युनिकेशन का संप्रेषण हिंदी रूपांतरण है। तो यहाँ हमसे यही पूछा गया था कि संप्रेषण शब्द बना है तो वो इंग्लिश से बना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन किस शब्द से मिलकर बना है तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से मिलकर बना है। इसी के जस्ट नीचे हमारा एक क्वेश्चन होगा, ये देखिए आ गया हमारा, कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? आ गया यहाँ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि संप्रेषण किस भाषा से बना है तो कम्युनिकेशन आप लगाएंगे, मीन्स इंग्लिश लगाएंगे। अगर वहाँ आपका इंग्लिश ऑप्शन में नहीं होगा तब वहाँ आप लैटिन भाषा का यूज़ करेंगे, लैटिन लगाएंगे। जैसे आपका पेपर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी से रिलेटेड था, तो उसमें भी आपका यही प्रॉब्लम था कि उसमें यही था कि आपका यही कम्युनिकेशन वो लैटिन भाषा वहाँ उसका जो हिंदी रूपांतरण था वो दे रखा था, लेकिन उनमें ऑप्शंस में नहीं दे रखी थी। ठीक है, तो वहाँ हमें लैटिन भाषा ही लगाना पड़ा। ऐसे आपका कम्युनिकेशन शब्द है जो लैटिन भाषा की किस शब्द से आया है? तो देखिए ये आया है आपका कॉमन से नहीं आया, ये कम्युनिस्ट से नहीं आया, ये सभी से नहीं, ये आया हमारा कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट से ये लैटिन भाषा का शब्द हमारा आया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है? तो देखिए संप्रेषण जो होता है वो आपका उद्देश्यपूर्ण होता है या फिर संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर संप्रेषण शाब्दिक नहीं होता। प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है, मतलब इन जो ऑप्शंस दे रखे इनमें क्या भिन्न है जो संप्रेषण पर मैच नहीं होता है। तो हमारा इसमें जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा कि संप्रेषण जो है वो आपका शाब्दिक नहीं होता है। ठीक है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का इसमें जो ऑप्शन है वो आपका शाब्दिक नहीं है, मीन्स इसका मतलब है कि संप्रेषण जो होता है वो आपका शाब्दिक ही होता है, क्योंकि हम किसी से बात करेंगे तो किसी शब्दों के माध्यम से ही तो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण के कितने स्तर बताए गए हैं? तो देखिए विद्यालय और प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो विद्यालय और प्रशासन में जो उपयोगिता की दृष्टि से जो आपके संप्रेषण के स्तर बताए गए हैं वो आपके 4 तरीके के बताए गए। कितने तरीके के बताए गए? तो फ्रेंड्स आपके 4 तरीके के स्तर बताए गए हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब 4 कौन कौन से हम उनको भी यहाँ देख लेते हैं। 4 होगा तो कौन कौन से होते हैं? एक आपको होता है कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण, मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में जो संप्रेषण कराया जाता है उसे हम कहते हैं कक्षा के अंतर्गत संप्रेषण। अगला हमारा आता है सेकंड नंबर पे होता है हमारा विद्यालय स्तरीय संप्रेषण, जो प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के बीच में होता है। और अगला होता है आपका प्रबंधन स्तरीय संप्रेषण, जो प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के मध्य होता है। और अगला आपका आता है प्रशासनिक स्तरीय संप्रेषण, जो प्रधानाचार्य एवं शिक्षाधिकारियों के मध्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन में उपयोगिता की दृष्टि से संप्रेषण कितने प्रकार के? तो आपके 4 प्रकार के, चारों के आपको यहाँ नाम बता दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है कि विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? तो विद्यालय जो है वो आपका किस प्रणाली का उदाहरण है? तो देखिए बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, संकुचित प्रणाली या फिर बहुआयामी प्रणाली। तो आपका जो विद्यालय है वो एक तरीके का आपका खुली प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं खुली प्रणाली का उदाहरण। ठीक है, अगला हमारा विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के प्रमुख घटक है। अब विद्यालय में जो प्रशासन होता है उसमें कौन कौन से घटक यूज होते हैं? तो देखिए शिक्षक है, छात्र है, प्रशासक है। तो आपके इसमें ये उपरोक्त ये सभी प्रशासनिक स्तर के प्रमुख घटक हैं, आपके शिक्षक, छात्र और प्रशासक। प्रशासक की बात करें तो प्रशासक की जगह प्रधानाचार्य भी लिख के आपका वहां आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 18 कि गुण, व्यवहारवादी, आकस्मिकता, नेतृत्व की क्या है? तो देखिए गुण है, व्यवहारवादी है, नेतृत्व मतलब आकस्मिकता है, ये सभी नेतृत्व के जो है वो नियम तो नहीं है। ठीक है, गुण भी नहीं है और इनके कार्य भी नहीं है, ये है हमारा क्या? सिद्धांत है। ये क्या है? हमारे सिद्धांत है किसके? नेतृत्व की। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है ग्रिफिथ्स ने प्रणाली को कितने भागों में बांटा है? अगर हम बात करें अपने ग्रिफिथ्स महोदय की तो ग्रिफिथ्स ने जो प्रणाली है उसको
जो बांटा है वो ग्रिफिथ्स महोदय ने बांटा है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। किसने? ग्रिफिथ्स महोदय ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भागों में। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी में कि एजुकेशन शब्द किस भाषा का है। तो अगर बात की जाए कि एजुकेशन शब्द किस भाषा का है, तो एजुकेशन शब्द आपका जो आया वो एडुकेटम से आया है। ठीक है, और एडुकेटम जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो इसलिए हम कहेंगे ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन भाषा का शब्द है कौन? हमारा एजुकेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने आगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, एक है आपका एड एवं मिनिस्टर, एक है आपका एड एवं मिनिस्टर, एक और है आपका एड एवं मिनिस्टर, एक है आपका एडमिन एवं मिनिस्टर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एड एवं मिनिस्टर। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड एवं मिनिस्टर। अगला हमारा हेनरी फ्योल ने कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत बताए हैं। अगर हम बात करें अपने हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल के बारे में हेनरी फ्योल ने एक कुशल जो प्रशासक होता है उसके 14 सिद्धांत बताए। कितने सिद्धांत? तो 14 सिद्धांत बताए। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला हमारा केंद्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ स्थित है। बात की जा रही है केंद्रीय संस्कृत संस्थान की, तो आपका जो केंद्रीय संस्कृत संस्थान है वो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि इनमें से शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, राजतंत्र, लोकतंत्र, एकतंत्र, उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें 24 की, तो देखिए यहाँ पूछा हमसे गया कि शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक मतलब जो पहले होता था उसके आधार पर शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है, तो वो आपका है लोकतंत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। ठीक है, चलिए अगला हमारा है परंपरागत काल का समय क्या है। अगर बात की जाए यहाँ परंपरागत काल की, तो परंपरागत जो आपका काल है इसका आपका जो टाइम है वो है आपका 1900 से लेकर 1935 तक के काल को हम परंपरागत काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा है समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासक के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया है। तो समाज विज्ञान के जो विचारक हैं उन्होंने प्रशासक के क्षेत्र में जो संकल्पना को जन्म दिया है वो हमारी संकल्पना थी। कैसी? वो हमारी संकल्पना थी। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणीय संकल्पना थी। ठीक है, कैसी थी? त्रिकोणीय संकल्पना थी। अगला हमारा प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे जो 7 सिद्धांत हैं इनका जो प्रतिपादन किया है वो किया है आपका लूथर गुलिक ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूथर गुलिक ने। अगला हमारा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आपका जो सृजन है वो आपका कब हुआ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1985 में हुआ। ठीक है, 1985 में आंसर है आपका सी। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 29। क्या कहता है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी स्थापना है वो कब हुई। आपसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 1952 में हुई। अगला हमारा शिक्षा विभाग के अधिकारी किस स्तर पर कार्य करते हैं। तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो देखिए क्षेत्रीय स्तर, निदेशालय स्तर, जिला स्तर, उपरोक्त सभी। तो आपके जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी पर कार्य करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला है इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार अगर बोर्ड की हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आपकी स्थापना सन 1921 में हुई थी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो शिक्षा है वो उसको बांटा गया आपका 2 तरीके में। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला हमारा आता है किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। बात कर रहे हैं या संवैधानिक अध्यक्ष की, तो संवैधानिक अध्यक्ष अगर हम बात करें कि किसी भी राज्य का, तो वो आपका होता है राज्यपाल। ठीक है, क्या होता है? राज्यपाल होता है। उसमें आपका मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ये कोई भी नहीं होता। अगला आपका है देश का पहला खुला विद्यालय किस वर्ष खोला गया। यहाँ बात कर रहे हैं हम पहला खुला विद्यालय की। ठीक है, पहले ओपन स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो ओपन स्कूल जो है हमारा सबसे पहला ओपन स्कूल वो आपका खोला गया सन 1979 में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला हमारा शिक्षा बिना बोझ की नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी।
तो शिक्षा बिना बोझ के मतलब एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये की थी आपकी यशपाल समिति ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशपाल समिति ने। हमारा अगला है पर्यवेक्षण के मुख्य विशेष है, मुख्य विषय है। तो पर्यवेक्षण के जो मुख्य विषय है वो देखिए क्या है, पाठ्यक्रम का संगठन तथा सीखने की विधियां, बिल्कुल से। छात्र तथा सीखने की विधियां, ये भी आपका। प्रयुक्त संसाधन एवं शिक्षण की परिस्थितियां, ये भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आपका अगला है पर्यवेक्षण का क्षेत्र किन बातों तक विस्तृत है। विस्तृत की बात कर रहे हैं तो देखिए शिक्षण कार्य तक, विद्यालय के वातावरण तक, ठीक है। विद्यालय के वातावरण के बाद आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं तक। अगर हम बात करें पर्यवेक्षण की, तो पर्यवेक्षण आपका जो है वो उपरोक्त सभी है। हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला हमारा प्रधानाध्यापक को नियोजन कितने स्तरों पर करना चाहिए। तो प्रधानाध्यापक को जो नियोजन है वो कितने स्तरों पर करना चाहिए। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 स्तरों पर नियोजन करना चाहिए। किसको? प्रधानाध्यापक को। अगला हमारा आता है आर्यभट्टन तथा बुकर ने पर्यवेक्षण के कितने सिद्धांत बताए हैं। तो अगर हम आर्यभट्टन तथा बुकर की बात करें कि इन्होंने जो पर्यवेक्षण है इसके कितने सिद्धांत बताए हैं, तो इन्होंने सिद्धांत बताए हैं इसके 4। कितने सिद्धांत बताए हैं? आपकी 4 सिद्धांत बताए हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा प्रधानाचार्य किसका नेता होता है। तो समाज का, शिक्षक वर्ग का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें अपने प्रधानाचार्य की, तो प्रधानाचार्य जो होता है वो देखिए हमारा समाज का होता है, साथ में आपके शिक्षक वर्ग का तो होता ही होता है, और साथ में समाज का होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला हमारा है आकस्मिकता सिद्धांत किस विद्वान ने बनाया है। तो इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि आकस्मिकता जो सिद्धांत है ये आपका बनाया है किसने, ये आपका बनाया है फ्रेड ई फीडलर ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला हमारा नेतृत्व मूल्यांकन में कौन सा साधन नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेतृत्व मूल्यांकन की बात करें तो विचारशीलता, प्रारंभिक संरचना, या फिर बौद्धिक उच्च स्तर, या फिर दल के सदस्यों को प्रेरित न करना। तो यही आपका क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि आप उनको प्रेरित न कर पाए, ठीक है। यही आपकी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि आप उनको प्रेरित न कर पाए। आपके अंदर एक नेतृत्व का एक ऐसी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आपके जो दल के जितने भी लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनको आप एनर्जी उनमें भर सकें, अपनी बातों से उनमें एनर्जी डाल सकें, ठीक है। चलिए अगला हमारा भारत में शैक्षिक प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो शैक्षिक प्रशासन एवं विकास है इसका जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ वो हमारा हुआ था सन 1813 में। 1813 में आपका जब आज्ञा पत्र आया तो आज्ञा पत्र में ही बात की गई थी कि जो 1 लाख रुपए है वो किस भाषा पर खर्च किए जाएं। तो तभी से हमारा शैक्षिक प्रशासन का विकास होने लगा था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा नवोदय विद्यालय की स्थापना कब की गई। तो नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय की जो आपकी स्थापना है वो कब की गई, तो वो की गई थी आपकी 1985 में। कब की गई आपकी 1985 में। हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे कोई पूछे कि नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वो किस समिति के तहत की गई, तो वो आपकी 1986 की समिति के तहत की गई। अब कोई ये पूछेगा कि जब 1986 की शिक्षा नीति बाद में आई, नवोदय विद्यालय की स्थापना पहले होने लगी, तो ऐसा नहीं है। जो नई शिक्षा नीति है उसको मान्यता 1986 में मिली, लेकिन वो काम पहले से कर रही है, तो इसलिए उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला हमारा शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। तो शैक्षिक प्रशासन की जो आपकी प्रकृति है वो सामाजिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक। अगर हम बात करें अपने शैक्षिक प्रशासन की, तो शैक्षिक प्रशासन जो है वो हमारा वैज्ञानिक एवं कलात्मक है। कैसा है? वैज्ञानिक एवं कलात्मक। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए शिक्षा प्रशासन के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4। हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर है 2 प्रकार होते हैं शिक्षा प्रशासन की, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए होगा, आंसर होगा 2, ठीक है। चलिए अगला हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की स्थापना कब हुई। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आपका 1986 की नई शिक्षा नीति के तहत ही आया था। तो ये आया कब था? ये आपका आया था 1987-88 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगला बात करें हम तो प्रशासन के प्रत्यय कितने हैं। तो प्रशासन के जो प्रत्यय हैं वो कितने हैं। हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रत्यय है हमारे प्रशासन की, ठीक है। अगला हमारा है 49 प्रबंधन के विशिष्ट लक्ष्य क्या है। तो प्रबंधन के आपके जो विशिष्ट लक्ष्य है वो देखिए क्या है। यह क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल होता है। यह बहुआयामी भी होता है, ये रैक समन्वित प्रक्रिया भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है।
चलिए अगला हमारा संशोधित शिक्षा नीति 1992 समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपसे संशोधित शिक्षा नीति के बारे में पूछा जा सकता है। संशोधित शिक्षा नीति कब आई, तो 1992 आई। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो अध्यक्ष थे आपके जनार्दन रेड्डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आज हमने अपने इस सेशन में अपने 50 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लिया है और उनमें के आंसर्स भी जान लिए हैं। आशा करते हैं कि इससे आपके पेपर में क्वेश्चंस फंसेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को आप बिल्कुल से मत छोड़िएगा, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन भी देखिए। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और इसी तरीके की प्रिपरेशन आप करते रहिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले किसी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड